नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो पेपर है वो टोंक ज़िले में संपन्न हुआ है। तो ये टोंक ज़िले का हाफ ईयरली का पेपर है जिसका सॉल्यूशन अब आप देखने जा रहे हैं। देखिए, ये जो पेपर है इसका पूर्णांक 34 नंबर का है। इसमें हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे और 45 मिनट का। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोज, इसी प्रकार के वीडियोज आगे भी मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें पहले क्वेश्चन में पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। इसमें यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा है मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल वस्तु का व्यक्त करता है। एक तरफ यदि हम ले लें वेग, दूसरी तरफ हम ले लें समय। वेग और समय के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? तो आप ध्यान देंगे, क्षेत्रफल किसको बताएगा? यहां से इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो किसे व्यक्त करेगा? तो इसकी जो ऊंचाई है वो v के इक्वल है, आधार है वो t के इक्वल है। तो यहां से देखिए, यहां पर मैंने इसी ग्राफ के अंदर 1/2 ऊंचाई गुणा आधार, तो ये हमारे पास में आ गया। v यहाँ पर वेग है जिसे हम विस्थापन बट्टे में समय, तो यहाँ से t कैंसिल हो गया। ये जो क्षेत्रफल है वो दूरी को व्यक्त करता है, दूरी या विस्थापन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी में पुट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा की विमा है। हमारे पास में जो स्थितिज ऊर्जा है वो अलग अलग प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएँ होती है। ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, विमाएँ उनकी समान होती है। मैं यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा है। U की विमा वही होगी जो mgh की विमा होगी। U की विमा बराबर होगी mgh की विमा। ये मैंने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा है, उसी से ही इसकी विमा फाइंड आउट कर रहा हूँ। m द्रव्यमान है जिसकी विमा m1, g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी विमा L1 t-2, h यहाँ पर ऊंचाई है जिसकी विमा L1। फाइनली जो स्थितिज ऊर्जा है या कोई सी भी ऊर्जा क्यों ना हो, उसकी जो विमा होती है m1, L1 और L1 होकर यहाँ से L2 हो गया, t-2 ये विमा होगी। तो m1 L2 t-2 इसकी विमा होगी। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्न प्रश्नों में सही गलत छांटिए कि सही है या गलत है। ये हमें बताना है कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत बल तथा प्रबल नाभिकीय बलों का अनुपात 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38 के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की यदि मैं यहाँ पर तुलना करूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल 1 अनुपात में होता है, तब विद्युत बल 10⁻36 के अनुपात में होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो विद्युत बल होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग एक अदिश राशि है, ये गलत है। वेग एक सदिश राशि होती है। फिर देखिए, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समान परिमाण व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। स्प्रिंग बल एक असंरक्षी बल है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग बल का मतलब है कि स्प्रिंग के अंदर कार्यरत बल, स्प्रिंग में लगने वाला जो बल होता है वो प्रत्यास्थ बल होता है और प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। जो स्प्रिंग बल है प्रत्यास्थ बल होता है जो कि एक संरक्षी बल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। फिर हमें पूछा है क्वेश्चन 9 से 11 तक बहुवैकल्पिक है, अवैध वाले क्वेश्चन हैं। एक हमें संख्या दे रखी है 0.06900 में सार्थक अंक हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे इसमें अशून्य अंक और दशमलव वाली संख्या है, तो प्रथम अशून्य अंक तथा दशमलव के मध्य आने वाला ये जो शून्य है वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, जबकि अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य ये सार्थक अंकों की श्रेणी में माने जाएंगे। तत्पश्चात इसमें कुल जो सार्थक अंक हैं वो 6900, 4 इसमें सार्थक अंक होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो किसके इक्वल होती है, मतलब वेग और समय का जो ग्राफ है उसका जो ढाल है वो किससे व्यक्त करता है। इसी प्रकार का हमने अभी एक क्वेश्चन भी देखा था। अब की बार हमें इसमें ढाल के बारे में पूछ लिया है। एक तरफ हमने ले लिया है वेग, दूसरी तरफ हमने लिया है समय। हमें इस ग्राफ का ढाल बताना है। तो देखिए यहाँ से जो ढाल होता है उसको हम m से लिखते हैं जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है v के इक्वल, यहाँ से यहाँ तक ये है t के इक्वल। तो v अपॉन में t इसके ढाल को व्यक्त करता है और v अपॉन t एक के इक्वल होता है जिसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन में हमें संवेग में परिवर्तन किस भौतिक राशि के समान होता है। तो संवेग में परिवर्तन को हम डेल्टा p से p2 माइनस p1 से लिख सकते हैं जो कि आवेग के इक्वल होता है जिसे हम I से पुट करते हैं। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें पूछा है निरपेक्ष त्रुटि को परिभाषित कीजिए। निरपेक्ष त्रुटि देखिए किसके इक्वल होती है। निरपेक्ष त्रुटि की डेफिनेशन समझ लीजिए। निरपेक्ष त्रुटि देखिए ये है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में किसी कण के द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में विस्थापन तथा तय की गई दूरी कितनी होगी। हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं एक स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ। ये हमारे पास में एक वृत्ताकार पथ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। हमें ये पूछा है कि कोई कण यदि इसका पूरा एक चक्कर लगाकर उसी स्थिति में वापस लौट आए, अर्थात एक चक्कर पूर्ण करने में विस्थापन कितना होगा। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो 0, अर्थात विस्थापन 0 हो जाता है। दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, तो इसकी
जो परिधि है उसके तुल्य होती है, और वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है वो 2 पाई r के इक्वल होती है। तो विस्थापन 0 होगा और दूरी 2 पाई r के इक्वल होगी। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल होता है। फिर देखिए हमें 15वें क्वेश्चन के अंदर पूछा है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस ही हैं कि भौतिक राशि हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh की यथार्थता की जांच विमीय विधि से कीजिए। तो ये जो 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgh, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है कि सही है या गलत है, इसकी हम जांच विमीय विधि से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होनी चाहिए राइट हैंड की साइड की विमा। तो लेफ्ट हैंड साइड है हाफ mv स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv स्क्वायर की विमा क्या होगी। देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके इन सब की विमा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। m यहाँ पर द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की जो विमा होती है वो m1 से लिखी जाएगी। v यहाँ पर वेग है, और वेग की जो विमा है वो L1 t-1 से लिखी जाती है। इसके अलावा इस फॉर्मूले में हमें एक g भी दे रखा है, और g की जो विमा है वो L1 t-2 होती है। h यहाँ पर हाइट है जिसकी विमा L1 होती है। तो इन सभी विमाओं का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो हमें क्या मिल रही है, देखिए हाफ, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई विमा नहीं होती। m की जो विमा है वो हमारे पास में है m1। v यहाँ पर वेग है जिसकी विमा है L1 t-1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी विमा m1, L1 का स्क्वायर करेंगे तो L2, t-1 का स्क्वायर करेंगे तो t-2। फिर देखिए राइट हैंड साइड की विमा, तो राइट हैंड साइड की विमा मतलब हो गया है mgh की विमा। तो इन सब की विमा मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। m द्रव्यमान है जिसकी विमा हो गई है m1, g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी विमा है L1 t-2, h यहाँ पर हाइट है जिसकी विमा है L1। फाइनली जो इसकी विमा निकल कर आएगी m1, L2 t-2 निकल कर आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है की विमा बराबर है राइट हैंड साइड की विमा के। अतः ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो सही है, जो सूत्र हमें दे रखा है वो सही है, ये जो रिलेशन है वो बराबर है, सही है। ये हमने विमीय विधि द्वारा इस सूत्र की सत्यता की जांच की है। 16वें क्वेश्चन में हमें एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति से संबंधी प्रथम और द्वितीय समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखिए इस गति के समीकरणों को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, ग्राफी विधि तथा कलन विधि। मैं यहाँ पर ग्राफी विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए ग्राफी विधि में एक हम वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं और वहाँ से ही हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो प्रारंभिक वेग है, जब समय 0 होता है तब कण का प्रारंभिक वेग है u, और जब समय t हो जाता है तब कण का वेग हो जाता है v। यहाँ से इस ग्राफ को एक बार समझ लीजिए। x एक्सिस पर हमने लिया है समय, y एक्सिस पर हमने लिया है वेग, और जब समय 0 होता है तब वेग होता है u, और जब समय ये यहाँ पर हमें ग्राफ ही रेखा ये वाली प्राप्त हो रही है। जब समय t हो जाता है तब वेग हो जाता है v के इक्वल। अब देखिए ये जो ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है वो एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के लिए है। तो इस रेखा का जो ढाल है वो त्वरण को बताएगा। रेखा का जो ढाल है वो किसको बताएगा? त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैं इस O इसको नाम देता हूँ A, इसे B, C और इस बिंदु को नाम देता हूँ D। तो गति का प्रथम समीकरण मैं यहाँ पर ज्ञात कर रहा हूँ।
तो देखिए गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इस रेखा के ढाल का प्रयोग करेंगे। रेखा का ढाल है वो एक्सेलरेशन को बताएगा। तो m बराबर होता है tan थीटा, जो कि रेखा का ढाल है, त्वरण के बराबर होता है। रेखा का ढाल त्वरण के इक्वल होता है। तो त्वरण को हम ए से पुट करते हैं जो कि m के बराबर है। tan थीटा यहाँ पर कितना होगा, देखिए लंब यहाँ पर हो गया BC, आधार हो गया यहाँ पर AC। तो A बराबर m बराबर tan थीटा बराबर लंब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखो ये टोटल B से लेकर D तक तो है V और C से लेकर D तक है U। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक V माइनस U रह जाएगी अपॉन ये जो आधार है वो T के इक्वल। तो ये हमारे पास में आ गया है A बराबर V माइनस यू अपॉन T। इधर इसको गुणा कर देंगे तो 80 बराबर V माइनस यू, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V बराबर U प्लस 80, जो कि गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गति के द्वितीय समीकरण का ही हम यहाँ से प्रयोग करेंगे। ये जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो दूरी को रिप्रेजेंट करता है, और गति का जो द्वितीय समीकरण है वो दूरी को ही बताएगा। तो ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी किसको बताएगी, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो देखिए दूरी को हम ऐसे लिखेंगे, ग्राफ का क्षेत्रफल, ये जो ग्राफ है वो दो टुकड़ों में है। एक तो इसमें आयत है, और आयत हमारे पास में है, और एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो हमारे पास में है ABC, और एक आयत हमारे पास में है OACD। इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, जो मैं पहले आयत का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये U के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये T के इक्वल है, तो U इंटू T। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा 1/2 आधार, आधार यहाँ पर है T, ऊंचाई यहाँ पर है V माइनस यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम वापस चलते हैं। V माइनस यू 80 के इक्वल है, तो UT प्लस 1/2, ये T है, V माइनस यू के स्थान पर हम 80 पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, S बराबर UT प्लस 1/2A और T इंटू T स्क्वेयर हो जाएगा, जो कि गति का द्वितीय समीकरण का 17वां क्वेश्चन देखिए। एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जल धारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। मोटर बोट का परिणामी वेग ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से हम दिशाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व, और ये है पश्चिम। आप यहाँ पर देखिए कि जो मोटर बोट है वो उत्तर दिशा में, ये बोट की वेलोसिटी में लिख रहा हूँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ में हमें इस क्वेश्चन में कहा है जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर, ये है दक्षिण दिशा, और इस दक्षिण से पूर्व दिशा में 60 डिग्री के कोण पर, ये यहाँ पर है नदी का वेग, नदी के जल की धारा का वेग VR से मैं पुट कर रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इस बोट का परिणामी वेग ज्ञात करना है, तो इन दोनों का जो परिणामी वेग होगा वही इस बोट का परिणामी वेग होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है VB और VR का, वो है 120 डिग्री, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री रह जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हम इस V का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो VR का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VR VB कोस थीटा का रूट, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 25 गुणा में 10 कोस 120 डिग्री का रूट। अब यहाँ पर आप देखिए 25 का स्क्वायर हो गया है 625, 10 का स्क्वायर हो गया है 100 प्लस 2 गुणा में 25 गुणा में 10 गुणा में कोस 120 का मान होता है माइनस में 1/2। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी कैलकुलेशन, ये हमारे पास में आ गया है 725 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया है 250, तो ये आ चुका है 475 का रूट। तो ये लगभग 24 के रूट के इक्वल होता है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बोट इस डायरेक्शन में, लगभग इसी डायरेक्शन में गति करेगी। डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें केवल परिणामी वेग पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी है। गतिक घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण की हानियां व घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए। तो देखिए, गतिशील अवस्था में दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, गतिशील अवस्था में दो पृष्ठों के संपर्क तलों की गति का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। देखिए, घर्षण बल, जो गतिक घर्षण बल होता है वो जो संपर्क में जो तल है उनकी सापेक्षिक गति के कारण से उत्पन्न होता है। ये पृष्ठों के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। गतिक घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट यहाँ पर के है, ये म्यू के पुट कर देंगे, जिसे हम गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये जो म्यू के है ये गतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। देखिए, हमें पूछा है घर्षण की हानियां, तो देखिए ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। घर्षण की वजह से जो वाहन है उसके टायर घिस जाते हैं, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। इसके साथ में जो उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है, क्योंकि घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, मशीनें गर्म हो जाती है, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से घर्षण से हमें हानियां होती है। फिर हम बात करें घर्षण को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो घर्षण को कम करने के जो उपाय हैं, कम करने के जो तरीके हैं, वो हैं कि हम स्नेहकों का प्रयोग करके ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करेंगे जो दोनों पृष्ठों के मध्य के घर्षण को कम कर देंगे। इसके अलावा हम बॉल बेरिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। बॉल बेरिंग का प्रयोग करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। इसके साथ में पॉलिश करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। तो घर्षण की कुछ विधियां हैं, इनकी कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, हमें एक बल दे रखा है 3ik + 4j - 5k और विस्थापन हमें दे रखा है 5ik + 4j + 3k के बीच का कोण हमें पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, F वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर हम पुट कर सकते हैं F का परिमाण D का परिमाण कोस थीटा। हमें इस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोस थीटा बराबर हम पुट कर देंगे F वेक्टर डॉट D वेक्टर अपॉन F वेक्टर का परिमाण D वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ से मैं अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इनका परिमाण भी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए फोकस कीजिए,
3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट डी का जो मान है वो है 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन एफ का परिमाण। तो i j और k के गुणांकों का वर्ग करके अंडूड कर देंगे। तो यहाँ से एफ का जो परिमाण है वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। फिर हम डी का परिमाण भी निकालेंगे। तो डी का i j और k के गुणांकों का वर्ग करके अंडूड कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कोस थीटा बराबर, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, i का i के साथ में 15 आ गया, 15 i डॉट i फिर प्लस j का j के साथ में देखिए तो ये आ जाएगा 16 j डॉट j, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में 15 k डॉट k। बाकी के जो डॉट प्रोडक्ट हैं वो 0 हो जाएंगे। यहाँ से इसका अंडूड देखिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। फिर इधर भी आप देखेंगे 25 प्लस 16 प्लस 9, यहाँ से 15 प्लस 16 माइनस 15 बट्टे में 16 अंडूड 50 अंडूड 50। तो यहाँ से माइनस का 15 प्लस का 15 ये तो कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 16 बट्टे में 50, जिसे हम 8 बट्टे में 25 भी लिख सकते हैं। और इसे हम थीटा बराबर कोस इनवर्स 8 बट्टे में 25 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गई है इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू। विद्यार्थियों, अभी इस पेपर में 3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चंस हैं। उनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक, अक्ष दूरी तक, यहाँ पर आना चाहिए, अक्ष दूरी तक संपीड़ित करने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ के अक्ष स्क्वायर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, किसी वस्तु की या निकाय के अंदर स्थिति की वजह से उसमें संचित जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हाफ के अक्ष स्क्वायर के इक्वल होती है। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अथवा में हमें पूछा है कार्य क्या होता है। परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय भी पूछी है। कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये परिवर्ती बल के लिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए, हमें 21वें क्वेश्चन में न्यूटन के गति के पहले, दूसरे और तीसरे नियम के स्टेटमेंट पूछे हैं। हमें दूसरे नियम से बल का सूत्र F बराबर ma भी व्युत्पन्न करवाया है। इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें दे रखा है कि किसी ढालू सड़क पर कार की गति के लिए अधिकतम संभव चाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है वो प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड है कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण उड्डयन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ये पूछा है। साथ में 2 सदिशों A और B के बीच का कोण दे रखा है, इनके परिणामी सदिश का परिणाम दिशा ये भी पूछा है। तो ये भी जो वीडियोज हैं इनके जो सॉल्यूशन हैं उनके वीडियोज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।